हेलो गाइस। रेसवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी। थोड़ा खराश टाइप हो गया तो आवाज़ मेरी थोड़ा कम जा रही होगी। ओके, कोई बात नहीं। थोड़ा सा गले में खिचखिचाहट है, तो फिर भी आप लोगों को क्लास में लेने आ गया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जितना समय बचा हुआ है उसमें अच्छे से आपको पढ़ाया जा सके। ठीक है, देखिए बाबू, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए कि आप भी हमारे साथ लगन से, मन से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी इस बार आएँ। ओके, चलिए चलते हैं। आपको मैंने इसके जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया था, ज़रा वो याद कीजिए। मैंने आपको हम्म, देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था आपसे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में मैंने आपसे बोला था कि E इजकल टू कितना होता है भाई, P इंटू क्या होता है, T। P क्या है वहाँ पर, तो P इज द पावर। P क्या होता है बाबू, P होता है पावर, आई इंटू टी, टी इज द टाइम। मतलब आप कितना समय में कितना पावर आप व्यय करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी बोलते हैं। ओके, जहाँ पर मैंने कहा था पावर का जो मात्रक लीजिएगा वो किलोवाट लीजिएगा, और इसका मात्रक आप क्या लीजिएगा, आवर लीजिएगा। टाइम का मात्रक यहाँ पे आवर लीजिएगा। इस प्रकार एनर्जी का जो मात्रक आया था, मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी का जो मात्रक आया था, मात्रक तो केवीए में भी होता है, केवीए आवर में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा था क्या मात्रक किसका आ जाएगा, दोनों को मिला दीजिए तो किलो वाट आवर, KWH। मैंने ये भी कहा था 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इजकल टू भी 1 KWH, किलोवाट आवर होता है। ये आपको बताया जा चुका है। ओके, फिर मैंने कहा था आपसे कि आप बिजली का बिल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा था कि एक यूनिट, सो आप यूनिट लेते हैं, आपके घर में आते हैं सब बिजली के बिल निकालने के लिए, तो कहते हैं आपने कितना यूनिट आपने खर्चा किया हुआ है। तो जो भी आप लेंगे, एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट कहा जाता है। इसका मतलब थोड़ा देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 किलोवाट बिजली अगर आप 1 घंटे में यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हमने 1 यूनिट बिजली यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब अगर 1000 वाट का हीटर हो, जैसे हीटर जो आप खरीदते हैं मार्केट में कई आता है, मैं ले रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल, जो हीटर है वो मान लीजिए 1000 वाट का है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 वाट को 1 किलोवाट लिख सकते हैं। ओके, अगर 1000 वाट के हीटर को आप लगातार 1 घंटे तक चलाइए, कितने घंटे तक, 1 घंटे तक चलाइए, तो जो यहाँ पर एनर्जी होगी वो होता है P इंटू टी। P का मान 1 किलोवाट आवर है, सॉरी 1 किलोवाट है, और टाइम का मान 1 आवर है। अगर दोनों को गुणा करा दिया जाए तो जो एनर्जी आएगी वो कितना आएगा, 1 किलोवाट आवर। मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या बाबू, इसी को बोलते हैं एक यूनिट। मतलब आपने कितना बिजली खर्चा किया, तो 1 यूनिट आपने बिजली खर्चा किया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बिजली का बिल निकालने का तरीका बताया था कि आप बस यूनिट निकालना सीख जाइए। आप बस यूनिट निकालना सीख जाइए, यूनिट निकाल लेंगे तो आता क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि एक यूनिट का, अगर आपसे कहा जाए एक यूनिट का जो मूल्य है, 1 यूनिट का मूल्य अगर मान लीजिए कि 8 रुपया हो, तो अगर जितना यूनिट निकलेगा उतना का गुणा करा लीजिएगा। मतलब अगर कहा जाए 10 यूनिट का मूल्य बताइए, 10 यूनिट का मूल्य कितना होगा, तो 8 गुणे 10 कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 80 रुपया आ जाएगा। मतलब अगर आपको बिजली का बिल निकालना है तो आपको क्या आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए। ओके, मैं इसी पर आगे चलता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। जैसे चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को जरा देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक 2 किलोवाट की मोटर, देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक 2 किलोवाट की मोटर और 500 वाट का तापक, तापक मतलब क्या होता है बाबू, हीटर होता है, ठीक है। एक 2 किलोवाट की मोटर, 500 वाट का हीटर तथा 750 वाट का एक विद्युत प्रेस, जो आप प्रेस करते हैं, एक साथ 230 वोल्ट की लाइन के साथ जुड़े गए हैं। मतलब आपके पास कितने इक्विपमेंट हैं, एक मोटर है, एक 500 वाट का हीटर है, एक 750 वाट का प्रेस है, उनको 230 वोल्ट की लाइन पर जुड़े जाते हैं, मतलब एक साथ जोड़े गए हैं, ठीक है। कह तीनों को एक साथ 4 घंटे तक प्रयोग किया गया है, तीनों को लगातार हम 4 घंटे तक यूज कर रहे हैं। फिर कह रहा है प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की कीमत ज्ञात कीजिए, मतलब आप कितना पैसा आपने खर्चा किया उसको ज्ञात कीजिए यदि विद्युत ऊर्जा की दर 1 रुपया 80 पैसा हो प्रति यूनिट। तो आइए देखते हैं पहले दिया क्या है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करिएगा तो जो दिया हो पहले उसको सॉल्व किया कीजिए, मतलब जो दिया आपने उसको लिख लिया कीजिए, ताकि आपको इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। ओके, तो जो भी दिया है पहले उसको लिखा कीजिए। जैसे क्या क्या दिया है पहले ये देखिए। देखिए मोटर दिया हुआ है, यहां पर हम पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे मोटर। ओके, मोटर कितने वाट का दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए। तो मोटर दिया है 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट का दिया हुआ है। ओके, उसके बाद दिया है 500 वाट का हीटर, मतलब एक हीटर दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू, हीटर। हीटर कितने वाट का है, 500 वाट, या इसी को हम कह सकते हैं 0.5 किलोवाट बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया भाई, हीटर हो गया। 750 वाट का प्रेस दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा प्रेस है आयरन है, आयरन की जो मान दिया हुआ है 750 वाट दिया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं 750 वाट या फिर 0.75 किलोवाट दिया हुआ है। तो टोटल हमारा पावर कितना दिया हुआ है, तो टोटल पावर देख लीजिए कितना दिया हुआ है। जो टोटल पावर है वो कितना दिया हुआ है, 2 किलोवाट। ओके, प्लस कर लेंगे हम 0.5 और प्लस कर लेंगे 0.75, इतना कर लेंगे हम। तो टोटल जो हमारा वाट आएगा वो कितना आएगा, तो 3 पॉइंट जोड़ लीजिए इसको, कितना आएगा 755। देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 होगा, तो 5 और सॉरी 0.5, और यहाँ पर देखिए 5 और 7 5, 12 का 2 लिख देंगे, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3.2, इतना आ जाएगा क्या, किलोवाट, क्योंकि मैंने किलोवाट में सबको चेंज कर रखा है। तो पावर आ गया इतना, तो जो हमारा पावर आ गया वो आ गया इतना। और टाइम दिया हुआ है, कितना आपने टाइम इसको यूज़ किया हुआ बाबू, तो टाइम आपने कितना यूज़ किया है, करें लगातार 4 घंटे तक यूज़ किया है मैंने, 4 आवर इसका टाइम दे रखा है। जब इतना हमको दे रखा है तो क्या हम एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, कितना एनर्जी आपने खपत किया हुआ है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बाबू, एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू क्या होता है T। तो पावर दिया हुआ है 3.25 पावर हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तो 10 हो जाएगा, और 4 3 12, और 12 ये कितना हो जाएगा 13। 2 पॉइंट पे है 2 पॉइंट, मतलब आपने इतना, देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, किलोवाट, पावर का मात्रक आवर, इतना आपने KWH का आपने बिजली खर्चा किया हुआ है। ओके, मतलब E इक्वल टू कितना आ गया 13 KWH। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि जो KWH होता है वो यूनिट होता है, मतलब आपने कितना बिजली यूज किया है, 13 यूनिट आपने बिजली का खर्चा किया हुआ है। मैंने अभी बोला था आपसे कि जो किलोवाट आवर में आप लेते हैं वो यूनिट होता है, मतलब एक यूनिट में कितना किलोवाट आवर होता है बाबू, तो एक यूनिट में जो किलोवाट आवर की संख्या होती है वो 1 होता है। ओके, मतलब 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विद्युत ऊर्जा की दर 1 रुपया 80 पैसा है प्रति यूनिट, तो कितना आपने पैसा खर्चा किया हुआ है। तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल से इसमें चलेंगे हम। बताइए, एक यूनिट का रेट, एक यूनिट का मूल्य, जैसे कि आप लोग शुरू में पढ़ा करते थे कि एक आम का दाम 10 रुपया है तो 10 आम का दाम कितना होगा, सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन वही है। मतलब एक यूनिट का, जो एक यूनिट का यहाँ मूल्य है वो कितना रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना यूनिट हमने खर्चा किया है 4 घंटे में, 13 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बाबू, 13 यूनिट। 13 यूनिट का जो मूल्य आएगा कितना आएगा, 1 रुपया 80 पैसा में गुणा करा देंगे किसका, 13 का। जब 13 का गुणा कराएंगे तो जो आपका खर्चा आएगा वो कितना आएगा, गुणा करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर
जैसे आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट गुणा करा लीजिएगा, दशमलव बाद में रख लीजिएगा। 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, और 3 × 3 = 3 2 कितना हो जाएगा 5, 18 54 से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर 4 और 8 5 13, और 1 सॉरी 2 आएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, 4 8 5 13 और 1 2, मतलब आ जाएगा आपका 2 3 4, और एक ये 0 रहेगा 0, कितना पॉइंट पर इतना, मतलब आपका जो पैसा आ गया कितना रुपया आ गया 23 रुपया 40 पैसा, मतलब आप जो खर्चा करेंगे वो 23 रुपया 40 पैसा का खर्चा करेंगे। एक तो ये मेथड है इसको लगाने का, सॉल्व करने का, ओके। एक तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे कि सबका किलोवाट जोड़ लीजिए, टाइम से गुणा कर लीजिए, जो आया वही यूनिट होगा हमारा, आप फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। और नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले टोटल पावर निकाल लीजिए, तो टोटल पावर कितना आया था, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल पावर हमारा कितना है, एक है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, ओके। फिर दूसरा दिया है कितना 500 वाट, तो यहाँ 500 वाट जोड़ लीजिए, ये 500 वाट। अगला दिया है कितना 750 वाट, 750 वाट, अब सबको जोड़ लीजिए, 0 5 7 5 12 के 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इतना क्या आएगा वाट आएगा, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया भाई 4 घंटे दिए हुए हैं। तो मैंने आपसे बोला था ना, जो यूनिट होता है, यूनिट इक्वल टू होता है P इंटू टी, अब भाई कितना होता है 1000 ये होता है। तो देखिए P का मान कितना हम निकाल चुके हैं 3250, और टाइम का मान कितना दिया हुआ है 4, अब बटा कितना हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आएगा आपका कितना 13 यूनिट, इसको सॉल्व करके देखिएगा आएगा 13 यूनिट, ओके। मतलब आपने कितना बिजली खर्चा किया 13, तो वही फिर फार्मूला आ गया, 1 यूनिट का मूल्य इतना तो 13 यूनिट का इतना, वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। यूनिट ऐसे भी निकाल सकते हैं और यूनिट आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको हम थोड़ा डिटेल में बता दिए हैं, आप चाहे तो वैसे, लेकिन अगर एग्जाम में आता है, बीटी बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और यदि जेईई के एग्जाम में आता है तो उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो याद रखेंगे ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिजली का बिल ऐसे निकाला जाता है, पहले पावर निकाल लीजिए, फिर टाइम, दोनों का गुणा करा दीजिए, यूनिट निकल जाएगा, 1 यूनिट का मूल्य इतना तो उतना यूनिट का मूल्य इतना हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा उसमें आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एक और क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 1 माह में, ध्यान दीजिएगा, 1 माह मतलब हुआ 1 महीने में, 1 माह में घरेलू विद्युत सप्लाई का विवरण दिया गया है। मतलब एक घर है जिसमें कि हम बिजली खर्चा कर रहे हैं, उसके 1 महीने का पूरा बिजली का जो विवरण है वो दिया हुआ है, ओके। कह रहा है कि 60 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं, मतलब 60 वाट के 5 बल्ब है उस घर में, और रोज वो कितने घंटे चलते हैं 6 घंटे चलते हैं। फिर कह रहा है कि 40 वाट की 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदिन 2.5 घंटे चलते हैं, मतलब जो 40 वाट के 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ट्यूबलाइट जो होता है, वह प्रतिदिन 2.5 घंटे चलती है। फिर कह रहा है कि 1.5 वाट का 1.5 किलोवाट का, 1 किलोवाट में दिया है, ध्यान रखेंगे वो वाट में दिया हुआ, 1.5 किलोवाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटे चलता है। कह रहा है कि यदि प्रति यूनिट ऊर्जा की कीमत 1 रुपया 50 पैसा हो, ये बहुत पहले का है, आजकल ऐसा नहीं है, आजकल इसका रेट लगभग 8 रुपया 9 रुपया है, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। इतना रुपया हो तो मई के महीने में विद्युत ऊर्जा की कीमत कितनी आएगी, तो मई के महीने में कितने दिन होते हैं भाई, तो मई के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन लेके चला जाएगा। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले सबका हम वाट निकाल लेंगे और टाइम निकाल लेंगे, सबका ऊर्जा निकाल लीजिए अलग अलग, सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि सबका देखिए घंटे दिए हैं ना साथ में, तो सबका ऊर्जा अलग अलग निकालेगा, एक साथ नहीं निकल पाएगा ये, ओके। चलिए यहां चलते हैं, इसका हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बाबू, सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले हम देखेंगे, हम बात करेंगे 60 वाट के 5 बल्ब के बारे में बात करेंगे, ओके। बल्ब के बारे में बात करेंगे। बल्ब के लिए पहले बताओ, बल्ब के लिए पावर कितना दिया है, पावर 60 वाट है, 60 वाट है, लेकिन उसके कितने बल्ब है, 60 वाट के 5 बल्ब है, तो 5 का गुणा करा देना, कितना आ जाएगा भाई 6 5 30, 300 वाट आपका बल्ब है, ओके। बल्ब के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, बल्ब के लिए
टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम देखो कितना दिया है बाबू, प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे जलते हैं, 6 घंटे जलते हैं। ओके, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसका, एनर्जी तो हम पूरा 1 महीने का निकाल देते हैं। तो मई में ऊर्जा, मई में एनर्जी हम यहां पर E1 मान लेते हैं। मई में एनर्जी बल्ब के लिए कितना आ जाएगा, तो P इंटू क्या हो जाएगा, T। तो P का मान कितना दिया हुआ है, 300 वाट। टाइम का मान कितना दिया है, 6। तो 1 दिन का है, लेकिन 31 दिन का निकालना है, तो 31 का चाहे तो यहीं गुणा करा सकते हैं। आने तो 1 दिन का बिजली का बिल निकाल के और डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट लास्ट में 31 का गुणा कर देना, वो सबसे बेटर रहेगा। इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट हम 31 का गुणा करा देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा देख लो, यहां से 36 18 1800, ठीक है, 36 1800 ये आएगा वाट आवर में, लेकिन हमको किलो वाट आवर चाहिए, तो कितना जाएगा 1.8 kWh। यही हमारा क्या होता है, यूनिट। मतलब आप अगर बात करें तो बल्ब के लिए 1 दिन में इतना का खर्चा कर रहे हैं, इतना यूनिट का खर्चा कर रहे हैं। सेम टू सेम अगर मैं चलूँ किसके लिए, 40 वाट की 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब हम ट्यूब के लिए चलें। ओके, ट्यूब लाइट के लिए चलते हैं, तो चलो ट्यूबलाइट के लिए हमारा पावर कितना आ जाएगा, कितना है भाई, 40 वाट का है, और कितना है टोटल 4, तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 वाट आ गया। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 0.16 किलोवाट आ जाएगा। ये हमारा हो गया पावर। टाइम भी दिया हुआ है इसके लिए, देखो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं, 2.5 घंटे। तो प्रतिदिन हमारा चल रहा है कितना घंटा, 2.5 घंटा। तो एनर्जी कितना आ जाएगा, इसको E2 मान लो, कितना आ जाएगा भाई, P इंटू टी। तो P का मान हम कितना निकाल चुके हैं, 0.16। टाइम कितना हो गया, 2.5। कितना आ जाएगा देख लो, 16 पचे कितना होता है, 80, और 16 दूनी होता है 32, और 32 8 40। ओके, मतलब आएगा आपका 400, और कितने पॉइंट पे जीरो लगाएंगे, 2 और 1 3, मतलब 0.4 किलोवाट आवर। या फिर हम इतना कहेंगे क्या आया है, यूनिट। ये किसके लिए आ गया, ट्यूबलाइट के लिए आ गया। ट्यूबलाइट के लिए हम कितने दिन का निकाल रहे हैं, हम सब 1 दिन का निकाल रहे हैं, बाद में हम 31 से गुणा करा देंगे। ओके, चलो अगला चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, हीटर। हम जरा हीटर की बात करें तो हीटर में देखो क्या दिया हुआ है। देखो बाबू, हीटर में क्या दिया हुआ है, हीटर के लिए भी वही तुम काम करो, पहले पावर निकाल लो। ठीक, तो पावर बताओ कितना दिया हुआ हीटर के लिए। हीटर के लिए जो पावर दिया हुआ है हमारा, वो दिया है 1.5 किलोवाट। तो पहले ही से किलोवाट में है, उसको छोड़ दो, इतना किलोवाट। टाइम भी दिया हुआ है, देखो टाइम कितना दिया, प्रतिदिन 2 घंटे जलता है, मतलब 2 आवर्स। तो हमारा एनर्जी कितना आ जाएगा बाबू, इसको E3 मान लो, इसको E2 माने थे ना, इसको E2, इसको E1, इसको E3। तो E3 कितना आ जाएगा भाई, P इंटू टी। P का मान कितना दिया है, 1.5, और T का मान 2, मतलब दोनों मिला देंगे तो 3 किलोवाट आवर आएगा, या इतना हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। तो टोटल आपने देखिएगा, टोटल आपने कितना यूनिट का खर्चा किया है, टोटल यूनिट। तो देखो जो हम निकाले हैं 1 दिन के लिए निकाले हैं, तो 1 दिन में आप टोटल कितना यूनिट खर्चा कर रहे हैं। तो टोटल आप सबको जोड़ लीजिए, E1 E2 और E3 को आपने जोड़ लिया, तो कितना आ जाएगा भाई, E1 प्लस आ जाएगा क्या, E2, आप प्लस कितना आ जाएगा, E3। E1 का मान देखिए कितना है, E1 का मान है आपका 1.8, E2 का मान कितना है 0.4, E2 का मान है 0.4, और E3 का मान है 3.0। सबको जोड़ लिए, 8 4 12 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 1 5, मतलब 5 पॉइंट इतना अपने यूनिट का 1 दिन में खर्चा किया हुआ है। तो 30 दिन, सॉरी मई है ना, तो मई में कितना खर्चा करेंगे, मई के महीने में 1 दिन का इतना है, तो 5.2 गुणा कितना कर दीजिएगा, 31। आप इसको गुणा करा लेंगे तो फाइंड हो जाएगा कि आपने कितना 1 महीने में, मई के महीने में आपने कितना यूज किया हुआ है। तो कितना आ जाएगा बाबू, 5.2 इंटू 31 का गुणा कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 2 और 5, 3 दूनी आएगा 6, और 3 5 15, जोड़ लीजिएगा, 2 6 5 11, और 5 1 6, और 1 1 सॉरी
कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 5 11 और 5 1 6 और यहाँ पर 1। अब कितना वो पॉइंट लगेगा देख लीजिएगा, 31 गुणे 5 था, इतना वो पॉइंट लग जाएगा। इतना पर पॉइंट लग जाएगा। 161.2 यूनिट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, 161.2 यूनिट अपने मई के महीने में खर्चा किया हुआ है। ओके, देखिए हम अलग अलग एनर्जी निकाल लेंगे और सबको जोड़ लेंगे। एक दिन का निकाल लिए हैं, 31 का गुणा कर दे तो टोटल निकल के आ जाएगा मई के महीने में। अब कह रहा है कितना रुपया दर है इसका, 1.5 रुपया, तो वही लिखेंगे एक यूनिट का जो मूल्य है, एक यूनिट का जो मूल्य है 1.50 रुपया है। तो कितना कह रहा है भाई, 161.2 यूनिट का जो मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा भाई, हो जाएगा 1.5 गुणे 161.2। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा भाई, इसको खुद से सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। आएगा 241.80 रुपया, 241.80 रुपया, ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा। याद रखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये सब चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। 241.80 रुपया आया हुआ था इसका रेट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सॉल्व करने का तरीका एक बार आप बता दिए आपको। चलते हैं इसको थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं चाहे तो, जैसे कि P इंटू टी से अलग अलग एनर्जी निकाल लीजिएगा और उसके बाद सबको जोड़ लीजिएगा, फिर 31 का गुणा कर लीजिएगा तो वैसे भी निकल जाएगा। थोड़ा एक और तरीके से देख लेते हैं इसको। चलिए आप अपने आप से इसको ट्राई करिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें दिया हुआ था कि मई के महीने में कितना हुआ, जून के महीने में कितना, सॉरी मई के महीने में कितना हुआ, तो आप चाहे तो E1 E2 E3 31 से गुणा करा करा के एक एक महीने का निकाल सकते हैं। आप फिर सबको जोड़ लीजिएगा, बात वही आएगी। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे हम सॉल्व किए थे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका। अच्छा, ये लेक्चर नंबर कौन सा है पहले याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर जो है ये आपका 7वां लेक्चर हम ले रहे हैं। आपको किस में ले रहे हैं भाई, तो ये जो है BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसका 7वां लेक्चर है। ओके, और आपको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट अब खत्म कर चुके हैं। जो इसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था, चैप्टर नंबर फर्स्ट BEE का चैप्टर नंबर फर्स्ट था। देखिए मैं नवभारत से पढ़ा रहा हूँ, नवभारत किताब से पढ़ाऊंगा, और भी किताबों को मैं इसमें उसमें लेके आऊँगा। लेकिन याद रखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट BEE का एनर्जी तक था वो खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक मतलब हम चैप्टर नंबर अब किस में चलेंगे, 2 पर चलेंगे। याद रखेंगे लेक्चर नंबर 7 हम आज ले रहे हैं। अब अगला टॉपिक पे चलेंगे जो है हमारा आएगा, अगला टॉपिक चलते हैं। ओके, अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, याद रखेंगे अब हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट होगा, अब 2 स्टार्ट होगा। जरा एक बार हम थोड़ा सा पेन को चेंज कर ले, पेन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, 2। और चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है DC सर्किट, DC सर्किट। ओके, चैप्टर नंबर 2 का जो नाम होगा वो कौन सा नाम होगा, DC सर्किट।
तो याद रखेंगे डीसी सर्किट होता क्या है, पहले इसके बारे में चलते हैं। देखिए हमारे जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिकल में नेचर के अनुसार दो प्रकार के होंगे, एक होंगे एसी सर्किट और एक होंगे डीसी सर्किट। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डीसी सर्किट के बारे में कि डीसी सर्किट क्या होता है। तो सिंपल, बहुत सा सिंपल सा डिफिनेशन देना आपको। पहले तो ये बताइए कि डीसी हमको प्राप्त किससे होता है। डीसी की अगर बात करें तो डीसी हमको फाइंड किससे होता है, जो डीसी है वो किससे फाइंड होता है। अच्छा डीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ओके, डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट करंट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, अभी आगे और जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे। डीसी के बारे में हम डिस्कस करें प्राप्त किससे होता है। सबसे पहले ये जरूरी होता है ये हमको प्राप्त कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये जो हमको प्राप्त होते हैं वो होते हैं, एक होता है बैटरी से प्राप्त हो सकता है। अगर कोई आप बैटरी लगाए हैं तो बैटरी से प्राप्त हो सकता है। बैटरी से कैसे प्राप्त होगा, जो बैटरी होगा हमारा वो आपका केमिकल एनर्जी को किसमें, वो जो होगा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा क्या होता है, डीसी होता है। क्या होता है, डीसी होता है। ओके, और कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है भाई डीसी हमको, एक तो हमारा बैटरी से प्राप्त हो गया, और कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो एक हमारा होता है डीसी जनरेटर। कहाँ से प्राप्त होगा, डीसी जनरेटर। वैसे डीसी जनरेटर भी स्टार्टिंग में एसी बनाता है, उसको हम कम्यूटेटर लगा के डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन पूरे असेंबल को देखा जाए तो हम यही कहेंगे डीसी जनरेटर से डीसी प्राप्त होता है। ओके, हमको उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि उससे प्राप्त क्या होता है। ओके, तो उससे भी डीसी प्राप्त होता है। तो आपके बैटरी और डीसी जनरेटर से क्या प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है। अब आता है एग्जाम में कि डीसी सर्किट क्या होते हैं। तो डीसी याद रखेंगे, डायरेक्ट करंट पूरा नाम है इसका। डीसी का अगर आपको डीसी सर्किट का डिफिनीशन देना है तो डिफिनीशन क्या देंगे, तो डिफिनीशन ध्यान रखेंगे डीसी सर्किट का क्या देंगे। तो जिस सर्किट में, ऐसे बहुत सिंपल सा डिफिनीशन देंगे, जिस सर्किट में या परिपथ में, जिस सर्किट में डीसी धारा या डीसी करंट प्रवाहित होती है, डीसी धारा या डीसी करंट प्रवाहित होती है, उसे ही क्या कहेंगे बाबू, हम डीसी सर्किट कहते हैं। ओके, एक सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। जिस सर्किट में हमको डीसी धारा प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, उसको हम डीसी सर्किट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किट है, यहाँ पर कोई लोड है और यहाँ पर मैंने जो सप्लाई दे रखा है वो डीसी दे रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। इसमें जो धारा फ्लो हो रही है, वो हमारा जो होगी वो क्या होगी, डीसी होगी। अब डीसी क्या होती है जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें आपको। आइए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कभी कभी पूछ जाता है डीसी क्या होते हैं, डीसी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो आइए चलते हैं थोड़ा डीसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं, जब जेईई की तैयारी करेंगे तो उसमें ज़्यादा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं कि डीसी क्या होता है। यहाँ देखते हैं डीसी के बारे में। चलिए देखिए, पहली बात तो याद रखेंगे, कुछ लोगों के माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डीसी के बारे में। जैसे अगर हम यहां पर एक लोड ले लें, यहां पर एक लोड ले लें हम। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव की बैटरी है, इसमें धारा कितनी फ्लो हो रही है, आई एम्पियर का। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर की तरफ, मान लीजिए कि इधर की तरफ वोल्टेज है और इधर की तरफ टाइम ले लीजिए, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, जैसे हम लोड जोड़ेंगे धारा फ्लो होना प्रभावित हो जाएगा। डीसी वोल्टेज भी ले सकते हैं या फिर करंट भी ले सकते हैं। ओके, अगर इस लोड को न चेंज किया जाए तो कहता क्या है भाई, सिस्टम क्या कहता है डीसी सर्किट में कि इसमें धारा या वोल्टेज का जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ क्या रहती है, नियत रहती है। ओके, मतलब यह जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नियत होती है। इसका मतलब डीसी में
डीसी में जो धारा होता है या वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, ये डीसी सर्किट का एक रूल है, याद रखेंगे। तो पहला याद क्या रखना है भाई, पहला याद रखना है कि टाइम के साथ, याद रखेंगे टाइम के साथ, लेकिन याद रखेंगे टाइम के साथ लोड क्या होना चाहिए, ये तभी काम करेगा जब लोड कांस्टेंट हो। टाइम के साथ धारा धारा या जो वोल्टेज होता है, धारा या जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, नियत होता है। डीसी में पहली बात याद रखेंगे, टाइम के साथ धारा या जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है, नियत होता है। दूसरा बात याद रखेंगे, दूसरा बात आप लोग इंटर में या कहीं भी पढ़ के आए होंगे, एक चीज पढ़ के आए होंगे, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ा गया होगा प्रति सेकंड में, कोई प्रति सेकंड में जो चक्रों की संख्या होती है, ठीक है, प्रति सेकंड में चक्रों की जो संख्या होती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वेव हो, वेव हमारा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि वेव हमारा ऐसे हो सकता है वेव हमारा ऐसे हो, कुछ भी वेव हो सकता है जो वेव हमारा वो सिर्फ ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है। हो सकता है जो वेव हमारा हो वो सिर्फ ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब प्रति सेकंड में जो चक्रों की संख्या होती है उसी को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जरा डीसी में आइए, तो डीसी में देखिए क्या इसमें प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है, जी नहीं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जब इसमें प्रति सेकंड चक्रों की संख्या 0 होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 0 होगी। मतलब हम कहेंगे कि डीसी सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है भाई, 0 होता है। दो कंडीशन हमारे पास हो गया, तीसरा कंडीशन चलते हैं। एक और कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि डीसी में जो धारा फ्लो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जो फ्लो हो रही है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी जब तक बैटरी को चेंज न किया जाए। बैटरी के टर्मिनल को चेंज न करें तो धारा कितने डायरेक्शन में फ्लो करेगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे भाई, डीसी सर्किट में जो धारा होती है, धारा की जो दिशा होती है, धारा की दिशा क्या होती है बाबू, नियत होती है, या हम लिखेंगे क्या होती है, एक समान होती है, या फिर हम कहेंगे एक ही दिशा में होती है, एक डायरेक्शन या फिर एक दिशा में होती है। याद रखेंगे डीसी के लिए पहले याद रखना है टाइम के साथ धारा वोल्टेज नियत रहता है। डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, धारा की दिशा हमेशा क्या रहती है, एक ही दिशा में फ्लो होती है। तो ये रहा डीसी सर्किट। अभी मैं इस डीसी सर्किट एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, ऐसा नहीं कि डीसी सर्किट एग्जाम में तो डीसी सर्किट क्या होता है, लेकिन फिर भी डीसी सर्किट के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। पहला याद रखना है कि डीसी सर्किट किसको कहेंगे, डीसी सर्किट हम किसको बोलते हैं, जिस सर्किट में डीसी फ्लो होती है उसको डीसी सर्किट कहा जाता है। ओके, फिर डीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ टर्म्स से बता दिया कि डीसी सर्किट का जो वोल्टेज और करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नियत होती है, वो चेंज नहीं होता है। दूसरा चीज, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि इसमें प्रति सेकंड चक्रों की संख्या नहीं होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तीसरी चीज, धारा की दिशा क्या होती है, एक ही होती है, मतलब अगर धारा फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में होगा, इधर से नहीं जाएगा। हाँ, इधर से तब जाएगा, बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तब जाएगा। ओके, तो डीसी सर्किट में अगर आएगा तो लिख लीजिएगा, वैसे आएगा नहीं, आपके नॉलेज के लिए चीज बताएं। ओके, आता क्या है उसको अब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा एक चीज और बताएंगे आपको हम, थोड़ा सा आपके लिए नोट रहेगा, ये आपके लिए नोट रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है। जैसे लोगों के माइंड में आता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज बताऊंगा, याद कीजिएगा। जैसे कि कोई एक बैटरी है, जैसे कि कोई एक बैटरी है, इमेजिन कीजिए कि एक हमारे पास बैटरी है, इसका एक टर्मिनल यहां पर है, ठीक है, और एक टर्मिनल यहां पर है, दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मान लीजिए कि यहां पर एक लोड जोड़ दिया गया, यहां पर एक लोड जोड़ दिया गया, और यहां पर लोड जोड़ने से पहले मैंने एक यहां पर स्विच लगा दिया, यहां पर स्विच। तो जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे करंट फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया जाए, जरा हम यहां पे ग्राफ पे चलते हैं, यहां पर ग्राफ पे चलते हैं, तो डीसी का जो ग्राफ है, बुक में भी आप देखेंगे, कहीं और भी देखेंगे, तो इधर की तरफ हमारा आई हो चाहे वी हो, उसको हम इधर टाइम के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं, तो ऐसा दिखाते हैं सीधी लाइन में,
सीधी लाइन में। जरा एक बात बताइए, जब स्विच इसका ऑफ है, टाइम इक्वल टू 0 है, जरा मैं इसका ग्राफ को दूसरे तरीके से दिखाना चाह रहा हूं। इधर की तरफ टाइम ले लीजिए, इधर की तरफ हम ले लेंगे क्या भाई, आई। अगर मैं इस स्विच को ऑन न करूं तो टाइम इक्वल टू 0, तो करंट भी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं t इक्वल टू 0, दैट विल बी, करंट विल बी 0, करंट भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन जैसे स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही धारा डायरेक्ट 5 एम्पियर पर नहीं पहुंच जाएगी। धारा जो होती है, जैसे हम स्विच को यहां से ऑन करेंगे, जो करंट है वो धीरे से, मतलब कुछ टाइम लगेगा उसको बढ़ने में, फिर जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी तब जाकर सीधी लाइन में जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है यहां से यहां तक, इसी टाइम को हम बोलते हैं कौन सा टाइम भाई, स्विचिंग टाइम। कौन सा टाइम बोलेंगे, स्विचिंग टाइम। तो याद रखिएगा, इस टाइम में अगर बात करें तो करंट थोड़ा सा परिवर्तित रहती है, ये नहीं कि हमेशा बराबर करंट होती है। तो इस, हाँ, लेकिन जो ग्राफ दिखाया जाता है वो ग्राफ यहीं से बाद में दिखाया जाता है, इसके पहले का नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये स्विचिंग टाइम होती है, इसका थोड़ा सा याद रखेंगे ये चीज। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जब पढ़े होंगे बैटरी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, बैटरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब आप कैपेसिटर पढ़े होंगे तो कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आती है, जिसका इक्वेशन आता है E इक्वल टू EM e टू द पावर माइनस, सॉरी, एक हम इसका ना लिख के डायरेक्ट करंट का लिखेंगे। करंट का इक्वेशन क्या आता है, करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आता है IM e टू द पावर माइनस टी बाई टी। आप जानते हैं कि इसका जो ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल आता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होती है इस तरह होती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर है या बैटरी है, वो चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, दोनों कंडीशन में, अगर दोनों कंडीशन की बात किया जाए तो उसको चार्ज और डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट वो बराबर इस तरह करंट नहीं देगा, डायरेक्टली सीधी करंट नहीं देता है। स्टार्टिंग में स्विचिंग टाइम के समय कुछ करंट का मान बढ़ता है, और फिर जो फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद वाला दिखाते हैं, चाहे फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद वाला दिखाते हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें। ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा था डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती है, स्टार्टिंग में स्विचिंग टाइम होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा था। चलते हैं आगे डीसी सर्किट में। अब जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जरा उसको पढ़ा जाए। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं डीसी सर्किट, लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 7 है। मैं एक बार और लिख दूं यहाँ पर, क्या आपको हम पढ़ा रहे हैं भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर आपको हम पढ़ा रहे हैं 2, और हमारा ये जो ये लेक्चर है वो लेक्चर नंबर कौन सा है, 7 है। इस बात को याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहे हैं क्या हम आपको, डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट क्या होता है बता दिए, अभी तक जो बताए हैं इसमें अभी कुछ कॉमन चीजें बताए थे डीसी सर्किट का, वैसे एग्जाम में आने का बहुत कम चांस है, लेकिन अब जो एग्जाम में आने वाला है जरा उसको चला जाए। ठीक है, जरा उसको चला जाए, एग्जाम में जो आने वाला है जरा उसमें पढ़ते हैं क्या आएगा एग्जाम में। ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आता है बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको भाई, हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधों का क्या संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ओके, हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का आपस में संयोजन कैसे करते हैं, प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिरोधों को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं बाबू, 3 प्रकार से हम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। कौन कौन संयोजन होता है, तो फर्स्ट कौन सा होता है भाई, हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सेकंड कौन सा होगा, ये आप लोग इंटर में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपको थोड़ा दूसरे तरीके से कई इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड जो आएगा हमारा उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसके में क्या होता है कि इसमें सीरीज
और पैरेलल दोनों को मिला देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मतलब आपको कितने कॉम्बिनेशन पढ़ना है रेजिस्टेंस के, 3 कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। चलते हैं हम एक एक, अच्छा हिंदी में बता दें, श्रेणी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, श्रेणी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई, समांतर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स्ड, या फिर हम बोलेंगे इसको सम्मिश्र। ठीक है, तो हम जो रेजिस्टेंसों का संयोजन पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, वो 3 पढ़ेंगे, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्बिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स से क्वेश्चन बनता है। ओके, चलते हैं एक एक पढ़ते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें हम एक चीज, कि जितने भी आपको सेमेस्टर की चीजें पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग नोट्स में जरूर बना कर रखिएगा, क्या कि जब आगे जाएंगे जेईई की तैयारी करने के लिए तो वहां भी बहुत बेनिफिट आएगा। देखिए क्या है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो आपके नोट्स में जो लिखा रहता है आपके हाथों से, वो पता रहता है कि हम क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, और उसको एक बार पढ़ने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बहुत सही पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल आपको हम पढ़ाएंगे क्या भाई, श्रेणी, समांतर और मिक्स्ड, तीनों को कल आपको विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा एक एक करके। ओके, तो क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके माइंड में आता होगा इंटर वाली चीज़ है। ठीक है, इंटर वाली चीज़ हम बहुत हट के बताएंगे आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए हैं, कोई इंटर में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो जो भी पढ़ाएंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे इसमें। ओके, चलते हैं आज के लिए इतना, कल आपको हम इस पर अगला क्लास लेंगे। थैंक यू।